नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम सेनापति वाच में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार है, आप हम सब ने सुन रखा है, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। लेकिन देवताओं की सेना के सेनापति पृथ्वी पुत्र मंगल का भी दिन है और बालाजी यानी हनुमान जी का भी इसीलिए इसमें वो रहता है कि हनुमान जी राम जी की सेना के एक तरह से सेनानायक थे। तो इसी तरह का ये प्रोग्राम है हमारे सेनानायक से बात करने का, और हमारे साथ इस बातचीत में होते हैं हमारी सेना के सेनानायक सेनापति मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे हमारे साथ हैं और डेवलपमेंट जो हैं वो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस तरह के हैं जो कि भारत की नई तस्वीर की कथा कहते हुए नजर आते हैं और विदेशों में भी भारत की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता और विकास की गाथा के डंके बजने शुरू हो गए हैं। क्या हैं पूरे के पूरे मुद्दे आज हम आपके सामने रखेंगे। देश के मुद्दे तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में हमारे रीजनल जो मुद्दे हैं और नई क्या मुलाकातें हो रही हैं, नए क्या गठबंधन बन रहे हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं उनका हम वेलकम करते हैं। मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी हमारे इस प्रोग्राम के रूहे रवां हैं। जनरल साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुभाष जी। तो प्रोग्राम के पहले पॉइंट के तौर पर एक मुद्दा रखने जा रहे हैं जो कि आ रहा है अमेरिका की धरती से। राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर 6 दिन गुजार कर आए हैं और 6 दिन की उनकी जो इतनी लंबी चौड़ी भागदौड़ रही, खूब मेहनत की, लेकिन लगता ऐसा है कि ये 6 दिन की उनकी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है उसको अमेरिका की सरकार ने फुटाइल कर दिया है। अमेरिका में रहते हुए राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता के तौर पर, जो कि भारत की परंपराओं में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां यह कहा गया कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज की हालत ठीक नहीं है, भारत में विकास उल्टी दिशा में जा रहा है, सरकार उल्टी दिशा में चल रही है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका के सरकारी प्रवक्ता, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने राहुल गांधी समेत इस तरह के जितने भी लोग हैं जो भारत को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको एक तरह से करारा जवाब दिया है। और व्हाइट हाउस का यह कहना है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो वाइब्रेंट है, जिस किसी को देखना हो वो दिल्ली जाकर देखे। साथ ही जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि भारत विकास की नई गाथाएं लिख रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ऐसे में एक सरकार का ये वर्षन भारत के बारे में और दूसरा इसी से लगता हुआ जो मुद्दा सामने आ रहा है वो ये कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे यहाँ मंत्री बोलते हैं, वहां सेक्रेटरी बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल रूल है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का मामला है। तो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत यात्रा पर, उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की है। और यदि हम लबोलब आप देखें जनरल साहब, तो इसमें ऑस्टिन साहब का यह कहना है कि हम भारत के साथ में भारत को एडिशनल डिफेंस असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। ये व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम भारत के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आप इस व्हाइट हाउस के बयान को और लॉयड ऑस्टिन की इस यात्रा को पीएम मोदी की अमेरिका की विजिट के पहले किस तरह से देख रहे हैं? सुभाष जी, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार और आपको बधाई देता हूं। हमारा सीरियल कौन सा है, मेरा सुझाव यही है कि आने वाले समय में ये एक चल पड़ा है, लोगों की फीडबैक आने लगे हैं, उसका एक सीरियल नंबर भी देना, एपिसोड नंबर देना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। गुड आइडिया, गुड सजेशन। जो सवाल आप कह रहे हैं, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं चंदे के हिस्सों को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। कोई भी सुपर पावर अपना सुपर पावर स्टेटस को इतना जल्दी हराना नहीं चाहेगा। अमेरिका पिछले कोई सालों से सुपर पावर रहा है, 1945 से लेकर 1991, उसके बाद यूनिपोलर, बाइपोलर के बाद यूनिपोलरिटी। हाँ, हम कहते हैं, मानते भी हैं कि यूनिपोलरिटी का डिक्लाइन शुरू हो चुका है, काफ़ी जगह जगह वो दिखने में मिले हैं, लेकिन आज के दिन में भी कोई ऐसा देश नहीं है जो सुपर पावर की जो काबिलियत है, अमेरिका की जो काबिलियत है, उसको उभर के ओवरटेक कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल ऑर्डर में डायनेमिक्स चेंज होने लगे हैं। बाइपोलर वर्ल्ड यानी कि कोल्ड वॉर एरा में जियोपॉलिटिक्स
केंद्रित रिलेशनशिप, वो ग्रुपिंग्स और अलायंसेस बनते थे। अभी जियो इकोनॉमिक्स केंद्र बिंदु बन गया है। जियो इकोनॉमिक्स में चाइना नंबर 1 एक एनिमी स्टेट बन चुका है। ये अमेरिका का उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर इंडिया है, तो अमेरिका और बाकी वेस्टर्न नेशंस का एक ही दुश्मन है, वो है चाइना। इस हालत में जो जियो इकोनॉमिक्स की तरह ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान, ये जो कह रहे हैं कि ये 21st सेंचुरी एक एशिया सेंचुरी होगा, और एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान अपना जो हिस्ट्री लिखने जा रही है या लिखना शुरू कर दिया है, इसको कहते हैं हिंदुस्तान की सेंचुरी। तो जियो इकोनॉमिक्स अगर प्रायोरिटी बढ़ते जा रहा है नया ग्लोबल ऑर्डर में, तो हिंदुस्तान के बिना सुपर पावर अपना पावर को बरकरार नहीं रख सकता है या ग्लोबल ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे वो कोल्ड वॉर एरा में करते थे, या पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वॉर 2.0, ये जो 1991 के बाद जो फेज है, उस समय जब वो मेंटेन किया करते थे। अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि हिंदुस्तान के साथ आगे चलना है। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इनकी जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन साहब आ रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक नरेंद्र मोदी साहब का विजिट होने से पहले चंद एक चीज़ें ये स्टाफ लेवल और मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये जो जो लूज एंड्स है, इसको फिनिशिंग टच और फाइन ट्यूनिंग करना निहाती आवश्यक है। हिंदुस्तान को क्या जरूरत है इस समय? हिंदुस्तान को वो जरूरत है जो अभी तक हमारे पास नहीं था या नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर एक, वो है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के जरिए से जो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कमी है। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट का जेट इंजन का बनाने का काबिलियत हमारे पास नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे देशों के ऊपर। अगर ये जनरल इलेक्ट्रिक्स अगर यूएसए का ये एग्री हो चुका है, संकेत बहुत आ रहे हैं, हम जीत करके बैठे हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जैसे एमआरओ फैसिलिटी हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। हमारा मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान कोई चीज़ कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है, बल्कि यूएस से ये चीज़ें हम लेना चाह रहे हैं जो यूएस अभी तक कोई भी देश को नहीं दिया है। नंबर दो, क्या क्या और चीज़ें हैं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हमारा कमी है? साइबर, इसी तरह इंटेलिजेंस, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एमिशंस हैं, जो चीज़ें हमारे पड़ोस में उत्तर की तरफ काबिलियत बढ़ते जा रहा है, इन चीज़ों में जो कमी है, हमें इसकी मदद चाहिए यूएस के तरफ से, विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विथ एमआरओ फैसिलिटी, विथ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाए, यहाँ से विदेश में भेजा जाए हिंदुस्तान के लोगों और नोमेनक्लेचर के साथ। तीसरा या नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि इंडो पैसिफिक का जो जो जगह क्रिटिकल है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए ताइवान के आसपास या वियतनाम के एरिया जहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी अभी एशियन नेशन के साथ, या आप मान लीजिए ताइवान स्ट्रेट की जो इलाका है, या उस तरफ फिलीपींस की तरफ, जहाँ जहाँ पे ये ट्रबल स्पॉट्स हैं, इन जगह में हिंदुस्तान किस किस्म की किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ, जैसे क्वाड है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, इंडिया और अमेरिका के साथ मिलके ये इंडो पैसिफिक को किस किस्म की हम उसको फ्री, सिक्योर और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैसे हम दे सकते हैं, इस दिशा में हिंदुस्तान की जो योगदान है ये बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा और भी खूब सारे चीज़ें हैं जहाँ पे जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं हमारे की अपॉइंटमेंट होल्डर्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो पेंडिंग मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है वो है वो प्रेडेटर ड्रोन। ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है। इसके ऊपर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में चंद एक पॉइंट्स के वजह से, जैसे कि वो कहते हैं MQ-9B जो प्रेडेटर ड्रोन है, जिसमें मतलब आप वॉरहेड लोड करके ड्रोन जा सकता है, अनमैन ड्रोन जाके टारगेट के ऊपर डिलीवर कर सकता है और वापस आके फिर रीलोड होके फिर वापस जा सकता है। ये बहुत महंगा है। ये करीब करीब $3 बिलियन का एक पेंडिंग पड़ा है ये बिल। 30 ड्रोन्स लेने थे। अभी 30 ड्रोन की जगह उसको दाम ज़्यादा होने की वजह से 18 की डिमांड हो गया है, रिवाइज हो गया है हिंदुस्तान की तरफ से। साथ ही हम एमआरओ फैसिलिटी और कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन, हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के प्रोडक्शन के लोगों के नीचे हिंदुस्तान में कैसे प्रोड्यूस हो सकता है और कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा और भी
प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं, बहुत सारे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे इश्यू हैं जो ग्लोबल इश्यूज है। लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ जो चीजें आज आघात दे रहे हैं या बाधा देने की कोशिश में है बहुत सारे देश, उसके खिलाफ कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस तरफ डिफेंस सेक्रेटरी साहब का मेरे ख्याल से उनका केंद्र बिंदु रहेगा। जहां तक आप राहुल गांधी साहब का सवाल उठा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मैं एक मिलिट्री जनरल हूं, तो मेरे को कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या सैनिक का कोई हो या ब्यूरोक्रेट हो, देश के खिलाफ कोई जाके बाहर इस तरफ मुंह खोलते हैं, उनके खिलाफ पूरा शक्ति से पेश आना चाहिए, इनको अकाउंटेबल पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस एक्टिविटी लिया जाना चाहिए, ताकि एक जुडिशरी मेथड इनके खिलाफ ऐसा लिया जाए ताकि वो देश के बाहर ना जा पाए। बैक टू शिवाजी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। वैसे आप आर्मी जनरल के साथ में भारत के नागरिक भी हैं, तो इसलिए नागरिकता का जो अधिकार है वो आपको छूट देता है, और ऐसा नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो आपको एक्सक्लूड कर रहा है। भारत का संविधान सबके साथ है, हम सब एक नागरिक हैं, तो इसलिए आप यू आर फ्री टू स्पीक। तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको पूरे को मैप को रखा है दर्शकों के सामने। अब एक इसमें पॉइंट बनता है कि क्या चाइना और यूएस के बीच में जो फिलहाल संबंध चल रहे हैं, इसकी वजह से भारत को इतना एलिवेशन मिल रहा है, या कि डेमोक्रेसी कॉमन डेमोक्रेसी जो है वो इसमें फ्लूइड का काम कर रहा है? नहीं, मैं तो मेरे विचार में ये बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड सुभाष जी। आप आमतौर पे मैं तो कहूँगा 99.99% नहीं बल्कि 120% बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं। मेरे विचार के मुताबिक ये हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो टसल है, ये जो टसल है, इसके वजह से भारत का पोजीशन और इमेजिंग काफ़ी प्रॉप अप होके उभर के निकल रहा है। ये टसल रहना हमारे हित में है। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो जियो इकोनॉमिक्स आपका पिछले सवाल में मैंने कवर किया, ये हिंदुस्तान का सेंचुरी है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, सबसे ज़्यादा यूथ बल्ज है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन है। ये इकोनॉमी एक डोमेस्टिक कंजप्शन के आधार पर है, चाइना की तरफ नहीं है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट ना भी होता है, डोमेस्टिक कंजप्शन इतना है आज के दिन में, हम तीसरे नंबर पे परचेसिंग पावर पैरिटी के मुताबिक तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम बाकी देशों को भी रिप्लेस कर दें, क्या पता है। बस बैक टू। तो यूएस चीन संबंधों की बात चल रही है, ऐसे में भारत चीन संबंधों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज की खबर है, और खबर यह है कि चाइनीज आर्मी एकेडमी के सीनियर कर्नल झाओ शिबाओजुओ ने कहा कि भारत हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। उनका मतलब था आर्मी मिलिट्री के हिसाब से, और उनका यह भी कहना है कि हथियारों के मुकाबले में भारत हमसे बहुत पीछे है। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन भारत नहीं कर पाया है, मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत हमारे से बहुत पीछे है, और खुद का प्रोडक्शन नेग्लिजिबल है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि क्या भारत ने खुद कोई हथियार का आविष्कार किया है क्या, खुद बनाया है क्या, और हमारा यानी चाइना का जो बजट है, रक्षा बजट जो है, वो भारत से 4 गुना से ज्यादा है। ऐसे में भारत हमारे से किस तरह से मुकाबला कर सकता है? इस पिक्चर को आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं सिर्फ बॉल पार्क पॉइंट्स, क्विक रिफ्लेक्शंस बताना चाहता हूँ। यह सही है कि चाइना का डिफेंस बजट 4 गुना भारत से ज़्यादा है। यह सही भी है कि चंद एक मुद्दे हैं, चंद एक हिस्से हैं जिसमें चाइना बहुत आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए से बहुत आगे हो चुका है, जैसे टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल पावर बनना है 2049 तक, और यूएस को रिप्लेस करने की कोशिश में है, एक सुपर पावर बनना चाह रहा है। चाइना का ऑब्जेक्टिव आप देखिए, हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव कभी भी, चाहे 1947 के पहले की बात करिए या उसके बाद, कभी भी हमारा इस किस्म के मुद्दा नहीं रहा है कि हम दूसरे देशों का जो सोवरेन टेरिटरी है उसको कैप्चर करना, हमारा कभी एम्बिशन नहीं रहा, नेशनल एम्बिशन। लेकिन चाइना एक ऐसा एक उल्टा देश है, ना इसका रूल्स बेस्ड गवर्नेंस है, ना इसका जो मुद्दे, जो फिलोसॉफी कॉन्सेप्ट है, ना वो देश की एक सकारात्मक रोड मैप की तरफ जाता है जो इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक होना चाहिए, ना ये देश है, जब ये एक देश ऐसा है कहते कुछ और करते कुछ। एक्सपेंशनिज्म एक ऐसा चीज है,
हिस्टोरिकली उसका ऐतिहासिक एक केंद्र बिंदु रहा है देश की तरक्की के लिए। आपका ध्यान, व्यूअर्स का ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं 10th सेंचुरी की तरह, जब टांग TANG टांग डायनेस्टी का एक साइज हुआ करता था 2600 किलोमीटर बाई 1600 किलोमीटर। ये ईस्ट कोस्ट से चंद किलोमीटर दूरी पे इतना होता था साइज। आज के दिन में चाइना का साइज है 5900 किलोमीटर नॉर्थ साउथ और 5456 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये अंदाजन अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं। तो ये कहां से आए फिर? टांग डायनेस्टी अगर ओरिजिनल डायनेस्टी था चाइना का 10th सेंचुरी में 2600 बाई 1600 किलोमीटर साइज, बाद में ये सारे एरिया जो है कहां से जोड़े हैं? ये बाई इन्वेजन, बाई एक्सपेंशनिज्म, बाई हेगेमोनिज्म। या आप जिनजियांग प्रोविंस को बात करिए, ये उसको कहते थे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, उसका नाम जिंगजियांग बना दिए हैं। या आप ईस्टर्न इनर मंगोलिया की बात करिए, मंचूरिया की बात करिए, यूनान प्रोविंस की बात करिए, तिब्बत की बात, कोई भी जगह, हांगकांग, मकाओ, ये सारे उन्हें जोर जबरदस्ती जोड़ के सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को एवेंस करने के लिए, बदला लेने के लिए ये धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, ताकि 2049 तक ये जो उनका कहते हैं मिडिल किंगडम की जो फिलोसॉफी सोच विचार है, यह हासिल कर पाएंगे। विश्व का एक ग्लोबल पावर बनने की उनका इच्छा है। बाकी रहा जो वो क्लेम कर रहे हैं, अगर उनके पास इतना काबिलियत है, मैं उन्हीं से ही सवाल पूछना चाहता हूं। 1962 लड़ाई में, चलो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अभी तक हिंदुस्तान के साथ जितने उन्होंने मुठभेड़ करने की कोशिश की है, चाहे नाथुला की बात करिए 1967 में, चोला की बात करिए, या वांगडोंग 1986-87 की बात करिए तवांग सेक्टर में, या उसके बाद डोकलम 2017 की बात करिए, या 2013 आप देपसंग की बात करिए, या चुबर की बात करिए, सर्दी के मौसम में रास्ता खोला नहीं है। रोहतांग पास जो है ब्लॉक था, द्रास वाला जो पास है वो ब्लॉक था, रास्ता खुले नहीं थे। सर्दी के मौसम में उनका कोई मिनिस्टर का विजिट था 2013 को, और विजिट हुआ नहीं है, क्योंकि वो इन्वेड किए यही सोच के कि हिंदुस्तान का रिस्पॉन्स जो हो नहीं पाएगा। राता रात 48 घंटे के अंदर 800 नहीं बल्कि 8000 के करीब करीब सैनिक, हमारा इंडियन एयरफोर्स को जिंदाबाद, और हमारे जो ग्रेफ बॉर्डर रोड्स है उन्होंने रास्ता खोल के पूरा कनेक्टिविटी बढ़ा दिया था। वो भी देख के बड़े एकदम अचंबा हो गए। इसी तरह 2014 का चुमर की बात करिए, 2015-16 की बात करिए, 2019 की बात करिए पेंगोंग के बेस में, बीच में तो डोकलम था। डोकलम उनको हजम नहीं हुआ कि हिंदुस्तान इतना तेजी से कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये जो मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं 2062 के बाद क्या ऐसा लड़ाई है जहां पे उनका, चलिए मानते हैं उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, क्या ये स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनका सफलता हासिल करने में उनको मदद किया है? जवाब उसका है हमारे व्यूअर्स के लिए नो। वियतनाम में भी वियतनामीज उनको लात मार के उनको वापस किए थे। यह आपको सुन के भी काफी हैरान नहीं होना पड़ा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाइना चाहे कुछ भी कह ले, टेक्नोलॉजी हो सकता है, नेवी में वेसल्स का नंबर हो सकता है, अगर वो एंटी सैटेलाइट की उनके पास मैकेनिज्म है, तो हिंदुस्तान उस चीजें में पीछे नहीं है। 2007 को उन्होंने किया था सक्सेसफुल टेस्टिंग, हमारा 2019 12 साल लगा है, लेकिन हम भी वो 4 देशों के बीच में हमारा देश का नाम लिखा हुआ है। एंटी सैटेलाइट यानी कि लड़ाई होने से पहले जो सैटेलाइट आपको खबर देता है, छवि देता है, पिक्चर देता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी करता है, अगर एक सैटेलाइट या कुछ सैटेलाइट्स को आप बर्बाद कर सकते हैं, तो लड़ाई में आपको टैंक्स और एयरक्राफ्ट इनकी कोई मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल दुश्मन का नकारा कर सकते हैं। इसी तरह मैं उनको भी ये याद दिलाना चाहता हूं कि हाइपरसोनिक अगर उनका ट्रायल हो रहा है तो उसमें हिंदुस्तान कोई कमजोर नहीं है। इसी तरह ठीक है, इंडिजिनसली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी कुछ चीजें, हमारा शिप बिल्डिंग बहुत आगे है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट, हाँ देरी हुई है लेकिन इतना पीछे नहीं है जो हमें वो टक्कर दे सकता है। अगर हमारे पास कोई कमी है, वो साइबर में कमी है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन का जो प्लेटफॉर्म है वो चीज में कमी है, और स्पेस का जो ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये कमी है। इसमें हम लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक यूएसए इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, इजराइल के भी सपोर्ट और कोलैबोरेशन हो रहा है, और बहुत जल्दी से ये जो चीजें कमी है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक सवाल, एक उदाहरण देते हुए उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला यही यूएसए था। पैटर्न टैंक जो दिया था
पाकिस्तान को यही यूएसए दिया था, खूब सारे तादाद में, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? टैंक चलाने वाले ना उनके पास ड्राइवर मिले, ना सैनिक गोला बारूद चढ़ा के फायर इफेक्टिवली नहीं कर पाए। नए टेक्नोलॉजी के साथ अगर ह्यूमन रिसोर्स काबिलियत और ट्रेंड ना हो तो कोई देश कोई लड़ाई में जीत नहीं सकती है। आज के दिन हिंदुस्तान के पास काबिलियत ऐसा है, चाहे आप हाई अल्टीट्यूड टेन्योर की बात करिए या इंडियन ओशन की बात करिए या आप काउंटर इंसर्जेंसी की बात करिए, जगह जगह ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, सक्सेस के बाद सक्सेस रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली हर एक चीज को नाकारा करते हुए देश को तरक्की के रास्ते में ले जा रही है। हमें पूरा उम्मीद है चाइना अगर 2049 को ग्लोबल पावर बनेगा तो 2047 2 साल पहले हिंदुस्तान का भी मुद्दा और एम ग्लोबल पावर नहीं सुपर पावर बनने का भी काफी गुंजाइश है। अगर हम 40 ट्रिलियन 50 नहीं बन सकते तो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर बनेंगे। चाइना को टक्कर देने वाली एक देश होगी, वो होगा यूएसए नहीं, फ्रांस नहीं, ना यूके होगा, बल्कि हिंदुस्तान होगा। और हिंदुस्तान के साथ आंख में आंख मिला के लड़ाई और लड़ाई में जीत अगर कोई देश हो सकता है, मेरे ख्याल से विश्व में कोई नहीं हो पाएगा। बैक टू यू सुभाष जी। राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है। टांग डायनेस्टी की बात आपने उठाई, इसमें आप देखिए जरा कि कितनी बदमाशी की इन लोगों ने कि मंगोलियन जो फोर्सेस थी, जो गेंजिस खान की फोर्सेस थी या बाद में उसी के वंश में हलाकू खान वगैरह, कुबलई खान वगैरह, वो जहां जहां गए उन इलाकों को भी अपना मान रहा है। बट एनीवे, उसको एक बार ये अलग करते हैं। आपने जो कहा भारत की सदी है, तो सोवियत रूस का जब मसला था उस वक्त अमेरिका ने ही इसको एकदम से उठा दिया है चाइना को। ये 40th और 50th डिकेड की यदि हम बात कर लें तो हिस्ट्री रिपीट हो रही लगती है। और अब भारत जो है वो उस जगह आ खड़ा हुआ है जिस जगह चाइना था 50s में 40s में। तो ये जो आपने बात कही, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत समझने वाली बात है कि लाइक माइंडेड जो नेशंस हैं उनके साथ मिलकर अब हम उस गति पर आगे बढ़ चुके हैं जो हमसे चूक हुई पहले, और वो चूक होने के कई कारण रहे होंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आ गए हैं। तो ये जो चाइनीज ऑफिसर बोल रहे हैं, अब इनको ये नहीं पता कि इनकी वॉरशिप में दरारें पड़ चुकी हैं, इनका माल इतना सेकंड ग्रेड है, हर चीज में तो इनकी कंप्रोमाइज है क्वालिटी से। बट एक और मुद्दा पाकिस्तान का आपने नाम लिया कि पाकिस्तान पैटर्न टैंक की बात कही, तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या स्थिति है वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं, उसमें आपका इनपुट चाहिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की जो पार्टी है वो लगभग तहस-नहस हो चुकी है। अभी हाल में करीब 100 से ज्यादा बड़े नेता इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं, इमरान खान अकेले पड़ चुके हैं और वहां एक नई पार्टी का भी आगाज हो रहा है। और लगता है ऐसा है कि नई पार्टी को ही अब आर्मी अपना संरक्षण देगी। लेकिन इसमें जो नया टिल्ट है और एक नई कंट्रोवर्सी है वो कहां ले जा रही है पाकिस्तान को या इमरान खान को? पीटीआई के जो नेता हैं शहबाज गिल, साजिद बरकी और आतिफ खान, ये यूएस के नागरिक हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। इन्होंने अमेरिकी सीनेटर को चिट्ठी लिखी है और ये एक सीनेटर का नाम भी आया है, ग्रेग कासर। ये काफी पावरफुल लॉबिस्ट है। तो ग्रेग कासर को चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर ये मांग की है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्मी को एड देना बंद करे। अब यहां सीधा पीटीआई आर्मी के कन्फ्रंटेशन में आ रही है, जो कि 9 मई के बाद से ये सामने है। आपको क्या लगता है कि अब आर्मी इस नए मुद्दे पर, जो कि अब वही राहुल गांधी वाली बात कि बाहर की धरती से आप इस तरह की मदद मांग रहे हैं, तो ये पीटीआई के भी तीनों नेता बाहर की धरती से मदद मांग रहे हैं, जबकि पहले अमेरिका को गालियां बक रहे थे। आप इस सीन को कैसा देख रहे हैं और आर्मी का क्या रिएक्शन देख रहे हैं इस पर? सुभाष जी, ये देखिए, ये कहूँगा मैं कि ये एक किस्म का अनस्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पाकिस्तान की हर नागरिक को ये कुदरती उनके चाल चलन, आम वे ऑफ लाइफ में ऐसा हर चीज़ को ऐसा चुनौती आते हैं तो उनका रिस्पॉन्स मैट्रिक्स, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में बातों बातों पे काउंटर करना और बनावटी चीज़ों को किस बहुत बेहतरीन तरीके से वो क्रिएट करके एक ऐसा स्टेज सेट करते हैं ताकि उनकी खुद की बचाव और उनका खुद का जो मुद्दा है, एम को वो बढ़ोतरी मिल सकती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है अपना सर्वाइवल के फेवर में
कोई इसमें उनको सक्सेस मिल सकता है। मैं ज़रूर ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये एक नया डायमेंशन जोड़ते जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इसमें ना पाकिस्तान को, देश को स्टेबिलिटी मिल पाएगा, ना आर्मी को कोई मजबूती मिल पाएगा, बल्कि इसमें चुनौती है आर्मी के लिए। और दूसरी बात ये भी है, इमरान खान का जो आगे फ्यूचर है, मेरे को बहुत ब्लीक लगने लगा है, ये ना कि बराबर हो गया। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं, जो नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं, ये नए फ्रंट आप कंपेयर करेंगे पीटीआई के साथ, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 50 साल पुरानी या 20 साल पुरानी एक पार्टी है, जितना भी है 2013 को शायद ये शुरू किए थे पख्तूनख्वा में, तो वहां से लेके अभी तक कुछ नहीं तो एक एक पॉलिटिकल लीडरशिप, लीडर ऐसे थे कोई इंटरनेशनल स्टेचर, एक क्रिकेटियर जिसको मानते हैं, उनका जो टीम स्पिरिट है, गेम स्पिरिट होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सब इज्जत करते हैं। और पूरा पाकिस्तान एज ए नेशन स्टेट, ये एक लीडर थे जिसको सब रेस्पेक्ट करते थे, उनका जो स्पोर्ट्समैन कल्चर था। और धीरे धीरे वहां से आने के बाद वो कुदरती मतलब हाथ के बाहर जब सिचुएशन होने लगे हैं, अभी ये सारे जो भी एक्शन ले रहे हैं, इनकी सर्वाइवल, इनकी बचत के लिए कैसे वो सेफ्टी से कैसे वो निकल जाए, मेरे ख्याल से इसको निकलने नहीं देंगे। ये पक्का पाकिस्तान आर्मी उनको फंसाएगा। आगे जाके मैं नहीं कह रहा हूं कि एजुकेशन होगा या नहीं, बस जरूर उसको अकाउंटेबल पकड़ेंगे। पीटीआई को नाकारा तो कर चुके हैं, इनको कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन इनके बदले में जो नए फ्रंट खोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है वो नए फ्रंट सक्सेसफुल पार्टी बना के और पाकिस्तान को आगे ले सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, पाकिस्तान को भविष्य को मद्देनजर रखते हुए समय आ गया है, चाहे आर्मी हो या देशवासी हो, पाकिस्तान के अंदर लोगों को सोचना है कि उनका भविष्य में चाहिए क्या। क्या ये एक रूल्स बेस्ड इस्लामिक रिपब्लिक के तरह जीना चाहते हैं, या पाकिस्तान का सिविल लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद आर्मी रूल और आर्मी एक्ट के नीचे वो ट्राई होना चाहते हैं। इनको विचार करना पड़ेगा। लोगों को, जो पब्लिक में जो लोग हैं जो आर्मी के नीचे नहीं आते हैं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, ब्यूरोक्रेट्स की बात करिए, कॉर्पोरेट वर्कर, इंडस्ट्रियल लीडर्स जो भी हैं, ये सब बाहर जाके बसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं। खेतीबाड़ी करने के लिए जो उनको लोग चाहिए था, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ये सारे चीजें, और जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो होना चाहिए, क्योंकि ये डेट ट्रैप में फंस चुके हैं और उनका डेट सर्विसिंग डिफॉल्ट में फंस चुके हैं। यहां से बाहर निकल के आना इतना आसान नहीं है। तो मेरे विचार के मुताबिक ऑल पुट टुगेदर अक्टूबर में इलेक्शन हो सकता है। आज के अखबारों में आया है, डॉन भी कुछ लिख के दिया है, शायद एक छोटा एक न्यूज आइटम है, अक्टूबर में इलेक्शन होने का गुंजाइश है, उस तरह पॉइंट कर रहा है, पैसा हो या ना हो। तो कुछ नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को दूर नहीं कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को क्राइसिस को या सिविल वॉर क्राइसिस को दूर नहीं कर सकते हैं, चलो कुछ कम से कम डेमोक्रेसी की तरह या रिपब्लिक की तरह हेड करें, इलेक्शन करें। मुझे नहीं लग रहा है ये एक स्टेबल डेमोक्रेसी या स्टेबल रिपब्लिक हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा आज के दिन में। हो सही सकता है बात। समय बदल जाए, हो सकता है कोई दिशा दे दे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, स्टेबल पाकिस्तान इज द बेस्ट पाकिस्तान फॉर द ग्लोबल ऑर्डर, स्टेबल पाकिस्तान इज द बेस्ट पाकिस्तान फॉर हिंदुस्तान। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूं, कुत्ते के पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक दो मुद्दे डोमेस्टिक हैं और क्विक आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। ये जो बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही भीषण हादसा है, आपको क्या लगता है, इसमें कोई नेग्लिजेंसी है या कोई कॉन्स्पिरेसी है या कि कोई ह्यूमन एरर है? सुभाष जी, बहुत बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूं, अगर आप एक चीज़ को आइसोलेशन में स्टडी करेंगे, रिसर्च करते हैं, तो आपको एक अलग किस्म का पिक्चर मिलेगा। अगर सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, चाहे ईटानगर में वो स्किप किया, फिर जब श्रीनगर का G20 मीटिंग था वहाँ नहीं गए, फिर आपका इंडियन ओशन रीजन में नाम बदल के ये कर रहे हैं, पाकिस्तान में मीटिंग हो रहा है, ट्राइलेटरल मीटिंग, और कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सारे इंडियन रिम कंट्रीज को लेके उनका कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। G7 के साथ ब्रिक्स की एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, G7 G20 के बरखिलाफ जो चाइना का स्टेप, ये सारे चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, तो ये मैं कहूँगा 2023 एक ऐसा
वर्ष है हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत सारे चुनौती पहले से हमें पता था होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक ये कोई नया चीज नहीं है। ये एनआईए शायद 6 या 8 महीने पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा दुश्मन ग्लोबल कंस्पिरेसी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ ये हमला होने वाला है, एक नहीं, नंबर ऑफ देम। इससे पहले हमारा जो नॉर्दर्न ग्रिड है उसके ऊपर अटैक हुई है, ब्लैकआउट हुआ है। इसी तरह हमारा जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई हैज एक्सपीरियंस ब्लैकआउट नॉट वन 3 times टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय नॉलेज। इसी तरह साइबर अटैक हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा 2022 जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं। तो इसी तरह 2023 में भी शुरू हो गया है, जबरदस्त साइबर अटैक हो रहा है। इसमें लोगों की पर्सनल डाटा ये उसको सीज किए हैं। जैसे एम्स के ऊपर अटैक हुआ था, नई दिल्ली एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के डाटा चोरी कर लिए हैं, डिफेंस ऑफिसर्स के डाटा चोरी कर लिए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप सवाल पूछ रहे हैं, सीबीआई का आज पहला इंडिकेशन आया है, अखबारों में छप रहा है। उन्होंने कहा है कि जो जो सिग्नलिंग चेंज, मतलब मेन ट्रैक से लेके लूप ट्रैक की तरफ जो चेंज हुआ है, इसमें जोर जबरदस्ती किया गया है। टेक्निकल तरीके से एक मशीन जिस रूप और रंग और उसका जो फ्रिक्शनलेस तरीके से जो काम करना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, जोर जबरदस्ती हुआ है, ह्यूमन एक्शन इसके ऊपर किया गया है। ये किस हद तक सच है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मेरा यही जजमेंट है, चाहे हो या ना हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो उसी तरीके और तरतीब से इन्वेस्टिगेट करेंगे जैसे होता है। ये जो जी कॉन्स्पिरेसी है या साबोटाज है, इसको आप मान के चलिए, अगर ना भी हुआ हो उसको आप केंद्रित करके अपना इन्वेस्टिगेशन करना निहायती आवश्यक है। मेरे बिल्कुल सही विचार के कहा। मुताबिक देखना चाहिए ज्योग्राफी। बालासोर में चांदीपुर ऑन सी, ये है इंटरिम टेस्ट रेंज में, उसी इलाका का, उसी गांव, मेरा गांव 19 किलोमीटर दूर है जहां से एक्सीडेंट हुआ है। मेरे बड़े भाई 75 साल के हैं, वो भी आके मदद किए हैं, खून भी डोनेट किए हैं, वहां आके परिवार के हर सदस्य आके मदद किए हैं लोगों को। वहां पे इंटरिम टेस्ट रेंज है, वहां पे प्रूफ है। और जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट साइट से करीब करीब ज्यादा नहीं 40 किलोमीटर क्रो फ्लाई, 60 किलोमीटर मान लीजिए क्रो फ्लाइट डिस्टेंस, व्हीलर आइलैंड या डॉक्टर अब्दुल कलाम का आइलैंड है, जहां पे हमारे तमाम मिसाइल्स सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसा जगह पे अगर ये एक्सीडेंट हुआ है, ये जरूर कुछ ना कुछ उल्टा दर्शाता है। हो सकता है जो गुड्स ट्रेन साइड में लगा हुआ था लूप लाइन के ऊपर, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ सामान पड़ा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद एक दिनों से पहले केरला एक्सप्रेस, कहीं वो केरला में त्रिची के आसपास एक रेलवे लाइन जिसके ऊपर जाना था, इसके ऊपर टायरों का, लोरीज की जो टायर होता है, एक के ऊपर एक खूब सारे टायर उधर लोड कर दिए थे। ड्राइवर का अलर्ट होने के नाते ट्रेन को उधर रोक लिया, बचा लिया। इसी तरह उदयपुर में वो जो आपका जो ह्यूमन ब्रिज है स्टेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी गोला बारूद और जो एक्सप्लोजिव लगे गए थे। और भी जगह जगह है जहां पे ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर बदले गए। तो ये जो किए जा रहे हैं, ये जानबूझ के डिलिबरेटली हिंदुस्तान को अनसेटल करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जिस तेजी रफ्तार से हमारे वंदे मातरम की जो ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये ट्रेन की डिमांड आ चुका है आज के दिन में 419 या 450 के आसपास ट्रेन बाहर एक्सपोर्ट होने का डिमांड आ चुका है। इंजिन की डिमांड आ रहे हैं, जो पहले हिंदुस्तान खरीदता था अभी उसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अब मोबाइल को उदाहरण लीजिए, 2013 में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला मोबाइल हिंदुस्तान हुआ करता था। आज के दिन में 1 बिलियन पॉपुलेशन के पास मोबाइल है और तकरीबन 80 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके पास दो दो मोबाइल है। तो और ये हिंदुस्तान नंबर 2 स्टेट है पूरा विश्व में, एक्सपोर्ट कर रहा है मोबाइल टेक्नोलॉजी विद प्लेटफॉर्म। तो ये कहना राइट। चाहता हूं, कोई देख नहीं सकता है कि हिंदुस्तान इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से नहीं चलना चाहिए। बैक टू जी शिवाजी। जी, तो एक क्विक पॉइंट और आपसे चाहिए मणिपुर को लेकर, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए। मणिपुर में होम मिनिस्टर अमित शाह 3 दिन रुक कर आए और लग ऐसा रहा था कि लगभग स्थिति कंट्रोल में आ गई है, लेकिन अभी कल ही फिर से वायलेंस हुई है। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या, क्या वहाँ असल असल कहानी क्या हो रही है? देखिए, क्विक पॉइंट्स, होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जो उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं
बिल्कुल, काफ़ी सूझबूझ सलाह-मशवरा करके कंसल्टेशन के बाद सही रास्ता और रोड मैप दर्शा के आए हैं। ये जो रोड मैप है, ये रूथलेसली लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना निहायती आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज़ बॉर्डर स्टेट हो, पर्टिकुलरली मणिपुर जैसे म्यांमार के साथ बॉर्डर है, हमें ध्यान रखना चाहिए म्यांमार में जो हरकत हो रहे हैं, कहीं इसकी वजह से यहाँ तो नहीं उसका असर पड़ रहा है। जो मैतेई और कुकीज़ के बारे में आज का दिन में झड़प हो रही है टाइम टू टाइम, हमें एक्चुअली मैं कोई सारे चैनल में बता चुका हूँ कि जब से उनका मिलिट्री जुंटा स्टार्ट हुई है, मैतेई और कुकीज़ म्यांमार में भी हैं। म्यांमार के अंदर उनका झगड़ा हो रहा है और एक दूसरे के खिलाफ म्यांमार जुंटा को मदद लेते हुए ये एरियल अटैक कर रहे हैं। जब अटैक होता है तो माइग्रेशन शुरू हो जाता है, आ जाता है अंदर। नंबर 2, ये जो नार्कोटिक्स इस साल, ये जो गोल्डन ट्रायंगल एरिया है आपका म्यांमार, आपका ये लाओस और थाईलैंड है, ये तीनों देशों का जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये बम्पर क्रॉप हो रखा है। नार्कोटिक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, साइंटिफिकली और केमिकली क्रिएटेड एंड डेवलप जो हेरोइन है या जो आपका जो नार्कोटिक्स है, ये थोड़ा कम दाम में मिलता है, लेकिन इसका सप्लाई हिंदुस्तान की तरफ होने लगा है। हमारा कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट ये पूरा एडिक्शन लेवल बढ़ गया है पिछले कोई सालों से। और इलीगल आर्म्स एंड वेपन्स, एक जगह है जो यूनान प्रोविंस, बर्मा, म्यांमार और चाइना के बीच में बॉर्डर एरिया में, उनका यूनान प्रोविंस जो आता है चाइना के अंदर, बॉर्डर में एक ओपन मार्केट है रूली। कोई गन की लाइसेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जाके किस किस्म की गन आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलता है। स्नाइपर हथियार वहां से लाके इधर टेररिस्ट और जो रिबेल्स और जो इंसर्जेंट्स हैं वो हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकीज और जो मैतेई म्यांमार से आ रहे हैं इस तरफ, उनका रिकॉर्ड कोई है नहीं, क्योंकि आज के दिन में म्यांमार और हिंदुस्तान के बीच में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बॉर्डर के साथ साथ 16 किलोमीटर उन तरफ, 16 किलोमीटर हमारे तरफ, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कोई चेक्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। आज के दिन में रिकॉर्ड के मुताबिक 60,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं। मणिपुर में यही जो हिली एरिया है, वहां का जो पॉपुलेशन है, वहां पे पॉपी कल्टीवेशन करते हैं। सुनने में मिला है रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे कुकी लोग पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, जिसके खिलाफ सरकार स्टेप लेने की कोशिश किया था और वही शुरुआत थी एक झड़प के लिए। और साथ ही ये काफी समय से मैतेई और कुकी के बीच में चल रहा है। तो मेरा विचार, मेरा सिर्फ संकेत एक चीज का है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, हमारा फॉरेन रिलेशन म्यांमार के साथ, मिलिट्री जुंटा के साथ समय आ गया है, रिविजिट करना चाहिए, रिकैलिब्रेट होना चाहिए, उनको रेड लाइंस दर्शाना चाहिए कि भाई ये मत करो, अगर करोगे तो बॉर्डर के साथ हमें मजबूरन ग्रिड बनाना पड़ेगा। नंबर 2, इंटर एजेंसी यूनिफाइड हेडक्वार्टर जो अमित शाह साहब ने अनाउंस करके आए हैं, इसको इफेक्टिव बनाना चाहिए। शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि बफर जोन क्रिएट हो गए हैं मैतेई और कुकी के बारे में बीच में। बफर जोन के अलावा जो जो जगह है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने का अंदेशा है, उसको डोमिनेट करके रखना निहायती आवश्यक है। लेकिन सबसे राइट। बुनियादी चीज मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि 4,000 हथियार जो लूट हो गए थे, ये करीब करीब 759 हथियार वापस आ गए हैं। अमित शाह साहब जाने के बाद जो उन्होंने इतला किया था, 2060 के हथियार 2032 या 2050 के आसपास वापस आए हैं। उन्होंने बोला था 6 तारीख तक जितना करना है करो, नहीं तो 6 तारीख से कोमिंग ऑपरेशन शुरू होगा। हमें किसी भी तरह ये सारे हथियार को रिकवर करना है। 18% हैव बीन रिकवर्ड टिल नाउ, 100% रिकवर होना चाहिए। बॉर्डर को सील करना चाहिए और ये पॉपी कल्टीवेशन बंद होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर यूनिफाइड हेडक्वार्टर के जरिए से, इंटर एजेंसी जरिए से, हमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मदद से, आर्मी के मदद से अच्छी इफेक्टिव सर्विलेंस रखना चाहिए और पीस प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए बिटवीन मैतेई एंड कुकीज। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को अमेंड करना निहायत आवश्यक है। मेरा सुझाव देश के लिए यही है कि अगर नागालैंड में आपके पास 99.99% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन माना जाते हैं, तो आप मणिपुर में मैतेई को अगर उनका ट्राइबल पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हो तो उसमें क्या नुकसान होता है? मैं कह रहा हूं कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उनको ज्यादा बजट दो, ज्यादा उनको शेयर दीजिए। कुकीज को डर यही है कि जो पाई डायग्राम में उनका शेयर आता है, कहीं यही शेयर उनका कम तो नहीं हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन दो। तो इस चीज को मध्य नजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या प्रोविजंस को मॉडिफाई करना निहायत आवश्यक है। वहां पे सोल्यूशन है शायद
उस तरफ ध्यान अभी तक कोई दिया नहीं है। बैक टू सुभाष। राइट, वो शायद जस्टिस बालाकृष्णन की जो रिपोर्ट आएगी जिसमें कि क्रिश्चियंस और मोमडन्स को रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, इससे भी शायद ये सरकार उसके बाद कोई एक्शन करे, ये हो सकता है। अभी सरकार उसमें शायद हाथ नहीं डालना चाह रही है। हाँ, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोल्यूशन मिलने का अंदेशा है। उनको एक्चुअली मैंडेट में स्कोप में ये दिया जाना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म कैसे कंटेन किया जाएगा, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन किस तरफ किया जा सकता, क्योंकि मणिपुर को विभाजित करके कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आज मणिपुर में कर रहे हैं, कल और कोई स्टेट में करेंगे। मणिपुर को इसी तरह बरकरार रखना चाहिए। इंटीग्रिटी, sovereignty of Manipur is very, very important for long lasting peace and harmony. राइट, तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के खास मेहमान मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी। जनरल साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, थैंक यू सो मच जी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सेनापति वॉच। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।